कहते हैं पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है, लेकिन जिस दिन से विश्वास की जो डोर होती है वह टूटती है उस दिन से पूरा परिवार तहस महस हो जाता है। अब बस आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और 2 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपकी वजह से आज यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा भी, और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है जालौन, और ठीक उसी का डकौर एक कस्बा लगता है और उसी का चिल्ली गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 10 जुलाई 2019 का है। तो सुबह का टाइम होता है तो चिल्ली गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं, अब वह व्यक्ति जो होते हैं उसी समय राजवीर शर्मा के बाग की एक पगडंडी नुमा होती है, तो उसी पगडंडी को पकड़कर मौके पर जा रहे होते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति की जो नज़र होती है उसी पेड़ के नीचे पड़ती है, जो आम का पेड़ होता है, बड़ा घना पेड़ होता है, बहुत पुराना पेड़ होता है। और जैसे नीचे पड़ती है तो देखते हैं वह व्यक्ति तुरंत ही दंग सा रह जाता है। वह व्यक्ति देखते ही आसपास जो व्यक्ति होते हैं उनको इशारा करता है और सभी व्यक्ति मिलकर अब देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और काफ़ी लोग वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब देखते तुरंत उसकी पहचान कर लेते हैं, पता चलता हुआ तो इसी चिल्ली गांव का ही रहने वाला प्रवीण कुमार है और लोग वहां तुरंत चर्चा शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी खबर जो होता है तुरंत ही उसी समय जाकर प्रवीण कुमार का जो अपना भाई होता है छोटा, अब नवीन के कान में पहुंचता है। लेकिन इसकी खबर नवीन तुरंत ही अपनी भाभी यानी कि प्रवीण कुमार की जो पत्नी होता है उसी समय रानी को दे देता है। लेकिन जैसे रानी वो खबर सुनती है तुरंत ही घर पर ही धाड़े मारकर चिल्ला पड़ते। लेकिन नवीन जो होता है अपनी भाभी के पास जाता है, काफ़ी समझाता बुझाता है और सत्तावना भी देता है। और उधर नवीन अपनी भाभी रानी को लेकर उसी समय राजवीर शर्मा के बाग में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बाग में पहुंचते हैं तो रानी दूर से देखती है, दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और वहीं पकड़कर डेड बॉडी को धारे मारकर चिल्ला पड़ती है। और इस चिल्ला की जो आवाज़ होती है गाँव में पूरी तरह से गूंज जाती है। तभी गाँव के जो लोग होते हैं, लगभग लमसम जितने भी घर पर होते हैं, घरों में सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद काफ़ी मोहल्ले का माहौल बन जाता है। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है अब जो उसी समय डागौर पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। और लेकिन जब फ़ोन करता है तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं विनोद मिश्रा जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दलबल टीम को साथ लेते हैं और जिप्सी लेने के बाद तुरंत ही उसी समय बिना देर के चिल्ली गांव पहुंचते हैं। लेकिन दूर से देखते बाग दिखाई देता है, लेकिन बाग में मौके पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा होता है। थाना प्रभारी विनोद मिश्रा देखकर पहचान जाते हैं कि बस करो जो घटना स्थल है बस यही है। तुरंत ही अपनी जिप्सी लेते हैं, लेने के बाद उसी बाग राजीव शर्मा के बाग में पहुँचते हैं। लेकिन भीड़ जैसे ही अब विनोद मिश्रा की जीप को देखता तो अपने आप हट जाता है, क्योंकि पुलिस की जीप से होती है। लेकिन विनोद मिश्रा अपने जीप से उतरते हैं और उस डेड बॉडी के करीब जाते हैं। देखते हैं इधर जो होता है प्रवीण कुमार का डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान होता है और गले पर किसी तेजधार हथियार चलाए जाने का निशान होता है। काफ़ी सारे ब्लड जो होते पूरे शरीर में लगे पड़े होते हैं। लेकिन जहाँ पर इधर प्रवीण कुमार का डेड बॉडी पड़ा हुआ था उस ज़मीन पर कोई भी खून का कतरा तक नहीं होता है। और वहाँ पर थाना प्रभारी विनोद मिश्रा देखते समझ जाते हैं कि बस करो घटना को कहीं अंजाम दिया गया, अब बॉडी को लाकर डम यहाँ कर दिया गया है। पुलिस की टीम उस घटना से निरीक्षण भी करती है, लेकिन वहाँ पर इधर कोई सबूत नहीं मिलता है कि पुलिस जान सके आखिर प्रवीण के हत्यारा कौन हो सकता है और किस कारण कर सकता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय वहाँ पर खड़े अब जो होता है इधर प्रवीण जो अपना छोटा भाई होता है नवीन से पुलिस जब पूछताछ शुरू कर देती है तो नवीन पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हमारे जो बड़े भैया हैं
असल में प्रवीण कुमार रोज़ होता है शाम के टाइम हमारे खेत, यानी कि यहीं से लगभग 10 खेत दूर पर हमारा खेत है, उसी में एक छप्पर है, उसी छप्पर के नीचे एक चारपाई है और चारपाई पर खुद जाकर रोज़ शाम को सो जाते थे और सुबह जो था अपना घर चले आते थे। रोज़ उनका यही कार्य होता था। और पुलिस जैसी आप बात सुनने के बाद उसी समय इधर अब बिना देर के नवीन को अपने साथ लेती है और विनोद मिश्रा अब उसी छप्पर के जैसे करीब पहुँचते अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं पूरा छप्पर ज़मीन जो होता पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, लेकिन वहाँ पर ना कोई चारपाई होता है ना कोई रजाई गद्दा होता है। पुलिस बड़ी असमंजस पड़ जाती है कि आखिर इनकी चारपाई और रजाई गद्दा कहाँ चले गए, लेकिन पुलिस को पूरी तरह से अब यकीन भी हो जाता कि बस करो, प्रवीण कुमार की हत्या तो यहीं की गई और बॉडी ले जाकर डंप वहाँ कर दिया गया है। और पुलिस जो होती है उस समय जब झोपड़ी का निरीक्षण करती है पता लगता है साइड में जो होता है 2 खाली गिलास पड़े हुए हैं और 2 खाली शराब की बोतलें पड़ी होती हैं। पुलिस समझ जाती कि जो भी होगा हत्यारा होगा वह ज़रूर प्रवीण कुमार का ही कोई करीबी होता है, हित व्यवहारी होगा है। पुलिस जो थी वहीं पर जब नवीन से पता करती पता लगता है कि असल में जो होता है प्रवीण मौके पर एक शराबी का आदी होता है और शराब के लिए जो होता है किसी से भी दोस्ती बना लिया करता था, लेकिन हाँ बड़ा सीधा साधा होता है, हर किसी के काम काज में जाकर पहले पहुंच जाते थे और अपने काम को बड़े बेहतर तरीके से निभाते भी थे। और पुलिस जब वहां से घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद तुरंत ही उसी समय घटनास्थल पर आ जाती है। आने के बाद पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं लगभग लमसम पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन वहीं पर जब रानी से पूछा जाता तो रानी जो होती है दहाड़े मार कर मौके पर बेहोशी की अवस्था में आ चुकी होती है। पुलिस वहाँ रानी को काफ़ी शांत करवाती है और जब शांत करवाती है तो पुलिस की जो टीम होती है पूछने की जो स्थिति होती है देखती रानी की तो उस समय समझ नहीं पाती और पुलिस की टीम उसी समय इधर प्रवीण कुमार के बॉडी को अच्छे से पंचनामा करती है। करने के बाद अपना जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और पुलिस की टीम अपनी टीम सहित अब थाने लौट आती है और इस केस के सिलसिले में मौके पर कुछ गहराइयों से जांच पड़ताल करने के लिए लग जाती है। अब थाना प्रभारी विनोद मिश्रा उसी समय इस केस के सिलसिले पर जाँच करने के लिए 2 टीमों का गठन करते हैं। उनके साथ कुछ कांस्टेबल भी होते हैं और दूसरी टीम में कुछ सिपाही होते हैं जो अपने अपने तरीके से जांच करने के लिए लग पड़ते हैं। पुलिस की टीम होती है अब उसी समय कुछ ही घंटे बाद दोबारा रानी के घर जब आती है तो रानी से पूछताछ किया जाता है। तो रानी पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमारे जो अपने पति हैं, हमारे पति का अपना खुद का खेत है जो उपजाऊ ज़मीन है और उसी में जाकर मौके पर जो सब्जियां होती थी उन्हीं की रखवाली किया करते थे, क्योंकि काफ़ी जंगली जानवर वहां पर आए जा करते थे और फसलों को नुकसान पहुंचाए जा करते थे और उसकी वजह से हमारे पति वहां सोने के लिए चले जाते थे। लेकिन साहब वह एक नशे के आदी थे, इतने नशे के आदी थे तो कभी कभी शराब पीकर जो था उसी छप्पर में दिन में जाकर सो जाते थे और खाने के लिए भी अपने कमरे पर नहीं आए थे। लेकिन साहब जो शाम का कल टाइम होता है, शाम के टाइम भी हमारे जो पति होते हैं इधर प्रवीण हमारे घर पर खाना खाने के लिए नहीं आए। हमें ज़रूर शंका हो गया था वह हो सकता है शराब की वजह से सो गए हों, पीने पानी की वजह से। अब पुलिस की जो टीम होती है जब उस समय रानी से पूछताछ करती है तो उसका चेहरा में देखने में बड़ा अचंभा, बड़ा जवाब लगता है। तो पुलिस को उसी समय जो होता है इधर नबील से भी पूछताछ किया जाता है, लेकिन नबील जो होता है पुलिस के सामने वही बात दोबारा दोहरा पड़ता है कि बस करो, हमारे जो भाई हैं प्रवीण मौके पर एक निर्दिल इंसान है, लेकिन हाँ उनके अंदर बस यही खराबी है कि वह शराब के आदी है। अब पुलिस जब यह सब पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन हाँ पुलिस के मन में एक शंका जरूर बैठ जाता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर के उसी दिन ही अब इस केस के सिलसिले में कुछ जांच पड़ताल के लिए मुखबिर को सूचना भिजवाती है और मुखबिर जो होते हैं अब जाकर उसी समय चिल्ली गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो कुछ व्यक्ति मुखबिर को सामने बड़ा चौंकाने वाली बात रखते हैं। उन्हीं मुखबिर के द्वारा पता चल जाता है कल शाम के टाइम जब होता है तो उसी वक्त जैसे ही मौके पर अब इधर प्रवीण कुमार अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है तो उसके घर में दाखिल हो जाता है एक खूंखार अपराधी होता है बबलू जो होता है इधर जो होता है काफ़ी ज़्यादा आना जाना प्रवीण कुमार के घर में होता है। लेकिन साहब शाम के टाइम जब बबलू होता है इधर रानी के पास जाता है, लेकिन हाँ जब पता चलता है कि रानी के साथ ही बबलू का प्रेम संबंध चल रहा होता है और जैसी खबर या बात सुनने के बाद
खबरियों को भी कुछ शंका होने लगता और इसकी सूचना जाकर वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं विनोद मिश्रा को भी दिया जाता। लेकिन विनोद मिश्रा जैसे ही खबर पाते हैं पूरे मामलों को समझ जाते हैं और जब समझ जाते हैं उनको समझने में तनिक भी देर नहीं लगती आखिर इनके घर में क्या कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस जब खबरियों को धरा पता पाती है कि साहब इनके घर में जो था आए दिन इधर परवीन और साथ में रानी के भी झगड़े तकरार हुआ करते थे और जब हुआ करते थे बस करो यही कारण हो सकता है कि इसके बारे में इधर जाकर परवीन कुमार को पता चल गया अपनी पत्नी को बार बार मना कर रहा हो, जिस वजह से अपने काम को अंजाम देने के लिए बबलू और साथ में रानी खतरनाक प्लान अपनाए हो। अब जब थाना प्रभारी या खबरी के द्वारा अपने सामने बात सुनने के बाद बिना देर के उसी दिन दोपहर के टाइम में है रानी को दोबारा अपनी कस्टडी में लाया जाता है और थाने जब लाया जाता है लाने के बाद रानी से पूछताछ किया जाता है। लेकिन रानी जो होती है बस वही दोबारा वही बात का रट्टा लगा कर बैठ जाती है। काफ़ी बार उलझनी भरी बातें पूछा जाता है लेकिन रानी बस वही जवाब दिया जाती है। इधर थाना प्रभारी विनोद मिश्रा को बड़ा अचंभा लगता है रानी का जो होता चेहरा देख कर और उसी समय विनोद मिश्रा अपने थाने की महिला होती हैं, वह महिला काफ़ी तगड़ी होती है और जैसे 3 महिला को इधर जो होता है रानी के सामने बुलाया जाता है, तीनों महिला को जैसे रानी देखते उसका जो चेहरा होता है एकदम उतर सा जाता है क्योंकि उसके मन में उस समय डर समा जाता है और जैसे डर समा जाता है तो उसी समय अपने आप को अभाव महसूस करते हुए रानी उसी समय अपना जो पति होता है इधर परवीन कुमार के हत्या का जुल्म का बड़ी ही बेरहमी से रहस्यमयी बातें खोल देते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी बातें जो होता है उस समय खूंखार जो अपराधी होता है जिसके पीछे काफ़ी जो होता है थाने की पुलिस पड़ी होती है, यहाँ तक कि डगौर थाने में उसके खिलाफ कई जो होता है मुकदमा दर्ज होते हैं, उसके पीछे पुलिस आए दिन पड़ी रहती थी। जैसे ही पता लगता है कि बबलू इसमें शामिल है तो पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर किए बबलू के घर पहुंचती है। बबलू जो होता है अपने घर में लगता है और जब मिलता पुलिस की टीम बबलू को थाने ले आती है। लेकिन बबलू उसी समय पुलिस के सामने जो होता है अपना एक करीबी दोस्त होता है लाखन का भी नाम लेता है और पुलिस की टीम जो होती है बिना देर के वहीं लाखन के पास जाती है। लाखन जो होता है घर पर मिल जाता है और जब मिलता लाखन को पुलिस की टीम भी सामने लाती है और लाखन और साथ में बबलू इधर रानी को देखते थर वह भी कांपने लग जाते, वह समझ जाते कि बस करो रानी पुलिस के सामने टूट चुकी है और इसी में हमारी भलाई की हम भी जल्द दोनों टूट जाएं। और बिना देर के रानी के सामने जो था बबलू और लाखन भी टूट जाते हैं। लेकिन हाँ तीनों मिलकर पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह उनका कलेजा भी एकदम वही थर्रा जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है जालौन शहर, उसी का उरई कस्बा लगता है। उसी कस्बे पे ही एक रोड जाता है और उसी रोड पर कई सारे चाय के दुकान भी होते हैं, काफ़ी सारे फेमस दुकान होते हैं। लेकिन एक चाय की दुकान जो होता है उसी में होता है अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार की अपनी फैमिली होती है जिसमें बच्चे भी होते हैं, जिसमें टोटल उनके 3 बेटियां होती हैं। लेकिन जो तीनों बेटियों में सबसे छोटी जो बेटी होती है वह होती है रानी। और रानी देखने में दोनों बहनों से काफ़ी खूबसूरत भी, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है। उरई में उसकी पढ़ाई भी होती है क्योंकि उरई एक शहर होता है, उस शहर में जो होता है काफ़ी गल्ले व्यापारी आया जा करते थे। भले ही जालौन ज़िला पड़ता है लेकिन उरई को ही जालौन ज़िला का ही दर्जा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर व्यापारियों का मंडी भी लगता है, आना जाना ज़्यादातर वहीं रखता है। कहीं भी कोई भी किसान अगर आता ट्रॉली लेकर तो ज़रूर उरई में ही रुकता और ज़्यादातर वहीं पर रुक कर अपनी मंडियों का भाव लगा देता। लेकिन उरई इसी वजह से जाना माना जाता। लेकिन हाँ जैसे ही रानी अपनी उस दहलीज पहुँचती, दिल दहलीज पर पहुँचने के बाद इधर जो होता है ज़्यादातर फिसलन की अवस्था आ जाती है। तो इधर अरविंद कुमार देखते हैं कि जो बेटी है रानी मौके पर अब शादी की दहलीज पर पहुंच गई है और उसके चर्चे कहीं और होना शुरू हो गए। तो उसी बीच फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद अपनी बेटी रानी के लिए लड़के की तलाशी करते हैं। हाँ लेकिन जब तलाशी किया जाता है तो उसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं। उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा तो पता चल जाता है कि इसी जालौन ज़िला का ही जो डाकौर कस्बा लगता है उसी का चिल्ली गाँव पड़ता है। अब उसी चिल्ली गाँव के ही रहने वाले होते हैं बिंदी प्रसाद। और बिंदी प्रसाद के टोटल 3 ही बेटे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बेटा होता है वह बेटा यही होता है परवीन कुमार। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है अब नवीन कुमार। लेकिन परवीन और नवीन दोनों मिलकर अपने पिता के साथ होता है छोटी मोटी किसानी कर अपने पारिवारिक खर्चा चलाया करते थे। लेकिन नवीन जो था मौके पर अपना जो शहर होता है उसी में जाकर पढ़ाई भी क्या करता था।
लेकिन परवीन अब जैसे शादी के जरिए पहुंचता तो उसी समय जो होता है इधर बिंदी प्रसाद भी सोचने लग जाते हैं क्यों ना अपने बेटे की शादी कर लिया जाए। लेकिन उसी बीच अरविंद कुमार की जो बेटी होती है रानी का जब रिश्ता आता है तो बिंदी जो होते हैं तुरंत ही अपने बेटे इधर परवीन कुमार के रिश्ते के लिए हामी भर लेते हैं। और भरने के बाद परवीन कुमार और साथ में इधर जाकर अब रानी के दोनों को बेहतर तरीके ढंग से शादी भी हो जाते हैं। लेकिन रानी जैसे अपने ससुराल आती है, आने के बाद कुछ दिन तो बड़े अच्छे भाव से रहती है, लेकिन उसके मन मुताबिक उसके हिसाब से उसका अपना पति खरा नहीं उतर पाता। उसको लगने लगता अब तो हमारे सारे के जो सपने हैं वह धरे पड़ गए हैं। कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि यहाँ तो रहना हमारी जिल्लत भरी ज़िंदगी बड़े आराम से कटने वाली नहीं है, क्योंकि रानी तो देखा जाए एक शहर की रहने वाली थी, वह छोटे छोटे गांव में उसकी रियाज कैसे हो सकते हैं। अब इस वजह से रानी का जो मन होता है बड़ा ऊर्ज जाता है, क्योंकि वह एक घुटन भरी माहौल होता है, क्योंकि सास ससुर के अंदर रहना रानी की बस की बात नहीं है। लेकिन अपने आप को कैसे न तैसे वहाँ तो सहना शुरू कर देती है। लेकिन इधर उसका जो अपना पति होता है परवीन कुमार एक खूबसूरत पत्नी पाकर बड़े ही अपने आप को खुशीवान समझना शुरू कर देता। लेकिन इधर कतई भी एक भी बूंद जो होता है रानी कभी अपने पति को भाव नहीं देती। भले पत्नी पत्नी का जो रिश्ता होता है वह चलता रहता था, लेकिन रानी इधर जो होती कभी कदर नहीं करते। परवीन समझ जाता कि हो सकता शहर के होने की वजह से गांव में मन ना लगे, और इसी वजह से परवीन जो था अपनी पत्नी के लिए जब भी बाजार जाता तो ज़रूर कुछ ना कुछ महंगे गिफ्ट ले आता, और वो महंगे गिफ्ट जब लाता तो इधर देता रानी के हाथ में। लेकिन रानी तब भी खुश नहीं होते। लेकिन परवीन इस तरह अपनी जिल्लत जो होती है जीना से शुरू कर देता, और लेकिन जब जीने लग जाता है तो इधर अब रानी को भी लगने लग जाता कि यहाँ रहकर हमारा जो होता है दिन गुजरने वाला नहीं है। तो उसी समय जो होता है मौके पर काफ़ी जब परेशान हो जाती तो अपने हिसाब से घर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन घर जो होता है उसके हिसाब से नहीं चल पाता। अब जिसकी वजह से अपने सास ससुर यहाँ तक कि अपना जो छोटा देवर होता है नवीन से भी कभी कभी झगड़े तकरार हो जाते हैं। अब झगड़े के तकरार की वजह से घर का जो माहौल होता है अब रानी की वजह से बिगड़ने लग जाता है, और परवीन भी काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर परवीन और रानी दोनों मिलकर अपने हिसाब से एक फ़ैसला लेते हैं। तो रानी कहने लग जाती हैं क्यों ना चलें हम दोनों मिलकर शहर कमाया ढमाया जाए, हमें गाँव का माहौल जो होता है अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन परवीन जब यह बात सुनता तो उसी समय रानी की बात को टाल देता, कहने लग जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी है रहकर इसी गाँव में बीतेगी, क्योंकि हमारा जो बचपना है तो यहीं तो बीता है और यहाँ पर बीतना ही चाहिए। रानी यह बात जैसे ही परवीन की सुनती वह समझ जाती कि हमारा कदर जो होता है कभी परवीन बातों का करेगा ही नहीं। और उसी दिन से रानी और चिचड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। जब कर देती है तो अपने पति से झगड़े तकरार कर जाती है, और झगड़े तकरार की जो गूंज होती है पूरे ही उस मोहल्ले में हो जाती है। मोहल्ले की वजह से इधर अब रानी के सास ससुर भी परेशान हो जाती है। परेशान होने की वजह से रानी खुद जाती है अपने सास ससुर से अपने पति को लेकर अलग रहने की मांग करती है। अब सास ससुर भी जब परेशान हो जाते हैं तो बिंदी प्रसाद जो होते हैं अपने बेटा इधर जो होता है परवीन कुमार और साथ में अब रानी को दोनों अलग मकान दे देते हैं, और जाकर उधर अब रानी और परवीन कुमार दोनों बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रानी वहाँ खुली हो जाती है, आज़ाद ज़िंदगी जीने भी लग जाती है। लेकिन जब जीने लग जाती है उसी बीच रानी के कुछ सालों बाद 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। अब बेटा और बेटी के साथ रानी दोनों मिलकर बड़े बेहतर तरीके से जब ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं तो रानी की बड़ी अच्छी ख्वाहिशें बन जाती हैं कि रानी सोचती है बड़े हम पढ़ लिख ना पाए, लेकिन अपने बच्चे को बड़ी बेहतर भविष्य के लिए कोई ना कोई तकरीब निकालेंगे, और इसके लिए वह बड़ी मेहनत भी करना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्राथमिक विद्यालय भेजने लगती है, और जब भेजने लग जाती है जब प्राथमिक विद्यालय की जो पढ़ाई होती है पूरी हो जाती है तो रानी को भी लगने लगता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चूँकि क्यों ना बच्चों के ननिहाल जो होता है उरई भेजा जाए। और उसी समय दोनों बच्चों को जो होता है उनके ही ननिहाल उरई भेजवा देती है, और बच्चे तो वहीं जब पढ़ने लग जाते इधर जो होता है परवीन कुमार को काफ़ी असहाय महसूस होता है, क्योंकि वह अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। लेकिन कैसे ना तैसे कर रानी के साथ जब जीने लग जाता है तो वक्त जो होता है भागना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होता है परवीन कुमार के पास तो कुछ खेती होता है, उसी खेती में मौके पर कुछ फल भी उगा रखा था, और जो फल होते हैं जब उगते थे तो उस समय कुछ जंगली जानवर आकर फलों को नुकसान पहुंचा जाते थे, जिसकी वजह से परवीन अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता और परेशानी की वजह से तुरंत ही फैसला लेता। उसी समय जाकर खेत की रखवाली करने के लिए खेत में एक झोपड़ी बनाता, और झोपड़ी में मौके पर अब टाइम रहना शुरू कर देता। लेकिन शरीर जो होता है इधर परवीन कुमार का जो जवाब होता है देने लग जाता है, क्योंकि समय के हिसाब से परवीन जब भी शाम के टाइम अपने घर आता तुरंत ही थके मारे होने की वजह से एकदम टन मारकर सो जाता। अब जिस वजह से रानी अपने पति से शरीर से काफ़ी बेचुध हो जाती है, और इसी बेचुध की वजह से वह काफ़ी झगड़े तकरार कर लेती है। और झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है अब परवीन के साथ चिचड़ापन बन जाता, और चिचड़ापन ऐसे चलना शुरू हो जाता। इधर जो होता शरीर की मांग की वजह से रानी अपने अंदर रहायश नहीं होती, लेकिन इधर परवीन अब ना
कोई चिंता रहता, ना कोई उसको अपने शरीर का सोच रहता। और परवीन जब टाइम होता तो अपने खेत में सोने के लिए चले जाता। लेकिन इसी बीच परवीन का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है, वह दोस्त उसके ही इलाके का रहने वाला होता है, बबलू जो होता है एक अपराधी खूंखार होता है। लेकिन एक दिन बबलू मौके पर मिलने के लिए खुद इधर परवीन कुमार के जब घर पहुंचता है तो पता लगता उसके ही सामने खड़ी हुई ठीक परवीन की अपनी पत्नी रानी होती है। लेकिन रानी की खूबसूरती को जैसे ही बबलू देखता है, देखने के बाद एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। भले रानी 2 बच्चों की माँ होती है, लेकिन देखने में बड़ी ही खूबसूरत लग रही होती है। बबलू देखता है, देखने के बाद करीब जाता, उसी समय कहने लग जाता है कि भाभी जी, हमारा दोस्त कहाँ आ गया, हमें उसे बड़े बेसब्री से इंतजार है। और लेकिन जैसे यह बात उधर जो होता है, अब रानी सुनती है तो उसकी बात सुनकर बड़ी ही मीठी लफ्ज़ों में वह भी कह बैठती है कि देवर जी, वह तो बड़े देर से बाहर हैं। यह बात सुनता बबलू सुनने के बाद उसको भी लगने लगता है कि आज बढ़िया मौका भी है भाभी से कुछ बातें करने का। लेकिन वही जब बात करता है तो बात करते करते इधर जो होती है रानी भी अपने आप को इशारा देना शुरू कर देती है, क्योंकि रानी की जो ज़रूरतें हैं वह ज़रूरतें के हिसाब से बबलू भी दिखाई देता है, क्योंकि बबलू का हट्टा कट्टा शरीर होता है, भले ही रानी से कुछ साल छोटा होता है। अब बबलू को वहीं पर कुछ ऐसी बातें कह देती जिसकी वजह से बबलू जो होता है अब उसी दिन से अब रानी का दीवाना हो जाता है। इधर बबलू के पीछे काफ़ी सारी पुलिस भी लगे होते हैं, और पुलिस लगे होने की वजह से बबलू होता कभी इस गांव में कभी उस गांव में अपना ठिकाना बनाता। उसी बीच बबलू को भी पता चल जाता है कि असल में थोड़े बहुत शराब का जो आदी होता है रानी का जो पति है परवीन कुमार है। और जैसे ही पता पाता तो दूसरे दिन से जो होता अपने जेब में शराब की बोतल लेता, और लेने के बाद परवीन के पास पहुंचता, उसको शराब की बोतल देकर उसी समय उसको नशे में धुत कर देता। अब सिलसिला जो होता है जब चलने लग जाता है तो परवीन धीरे धीरे नशे का आदी बन जाता। और इसी का फ़ायदा जो होता हर दिन उठाकर बबलू न कैसे तैसे आकर और रानी से जब बातें करना शुरू कर देता, रानी का जो झुकाव होता धीरे धीरे जाकर बबलू की तरफ बढ़ जाता। और बढ़ते ही इन दोनों के बीच आके घर में एक दिन वह रिश्ता बनने के लिए तैयारी भी हो जाती है। तभी जो होता शाम का जब टाइम होता है, अब शाम के टाइम में इधर जो होता है बबलू अब जैसे ही परवीन कुमार के घर पहुंचता, और जब घर पहुंचता इधर अपने दिल की बात अब जाकर रानी के सामने रखता। तो रानी जैसे सुनते से कहने लग जाती है, हम तो तुम्हारे लिए बेसब्री से कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, बस हम यही चाहते थे कि तुम अपने प्यार का इजहार कब करो। यह बात जैसे सुनता, सुनने के बाद उसी समय बबलू कह देता कि भाभी जी, हम तो तुम्हारे लिए बेसब्री से पहले से रास्ता भी देख रहे थे, लेकिन हमने बहुत देर कर दी। यह बात सुनने के बाद कहने लग जाती है कि आज वह अच्छा मौका नहीं है जो तुम्हें चाहिए, इसलिए तुम कल आ जाना। और लेकिन जैसे बबलू यह बात सुनता, सुनने के बाद अब उसी समय अब बिना देर किए उरई के ही इलाके में रहने वाला एक खूंखार और अपराधी होता है बबलू का ही अपना करीबी दोस्त होता है लाखन। अब लाखन के घर जो होता है उसी समय बबलू पहुंच जाता है और पूरी रात करवटें लेकर इधर रानी की याद में बिताने लग जाता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम तो कुछ इधर उधर घूमता है, लेकिन दोपहर के टाइम में जाता है इधर लाखन के साथ मिलकर एक होटल में दोनों मिलकर अच्छे से चाय नाश्ता करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम जो होता है इधर अब परवीन कुमार के ना रहने की फ़ायदा जो होता है अब रानी उठाने की वजह से फ़ोन करती है बबलू के पास। बबलू जैसे फ़ोन सुनता, सुनने के बाद बिना देर किए अब लाखन को अपने साथ लेने के बाद बबलू तुरंत ही रानी के घर पहुंचती है। लेकिन जब से घर में बबलू दाखिल होता, देखता रानी उस समय नहा धोकर बाल सवार के बाहर निकलती। देखते ही रानी सारा पाने के बाद बबलू अब रानी का हाथ पकड़ता। हाथ पकड़ने पर रानी अपने बेडरूम में ले जाती है। अब बबलू के साथ वह रिश्ता बना देती है, और जब संबंध बना लेती है, बनाने के बाद जो सुख मिलता है इधर पति के सालों को जो प्यार होता है रानी दरकिनार कर देती है। और उसी दिन से बबलू जो होता है बेधड़क जो होता है अब इधर रानी के घर आना जाना शुरू कर देता है, क्योंकि बबलू जो होता है काफ़ी ज़्यादा जो होता है इधर परवीन कुमार को शराब की लत लगवा चुका होता है। लेकिन जब भी घर आता तो ज़रूर परवीन के कुमार के लिए कुछ बोतलें ज़रूर ले आता है, और बोतलें पाकर इधर परवीन कुमार भी खुश हो जाता है। और परवीन कुमार जो होता है अचानक इस तरह दब जाता है, किसी का फ़ायदा उठाकर बेधड़क बबलू का रानी के घर आना जाना बन जाता है। और बबलू इसी का फ़ायदा उठाकर रानी के साथ रिश्ता रख बैठती है, और यह सिलसिला जो होता है बेधड़क चलने लग जाता है। और इसी के फ़ायदे के तहत रानी का जो पति होता है शराब की लत को और बढ़ा लेता है। और जैसे शाम का टाइम होता है तो इधर परवीन जो होता है खाना पीना खाकर आराम से अपने खेत की झोपड़ी में सोने के लिए चले जाता है, और पूरी रात रानी अकेली रह जाती है। और इसी का फ़ायदा जो होता है बबलू उठाता और हर दिन आकर यह रिश्ता रख के चला जाता। और यह सिलसिला चलने लग जाता, बेधड़क चलते हैं। लेकिन ऐसे चलते चलते कुछ साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन इसकी भनक किसी के कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि रानी का जो मकान होता है गांव के दूसरे छोर पे होता, अलग होता, इसीलिए किसी का आना जाना वहाँ नहीं होता। और इसी का फ़ायदा रानी हर रोज़ उठाने लग जाती है।
अब लेकिन इधर जो होता है तभी शाम का जब टाइम हो जाता है, शाम के टाइम में एक दिन परवीन जो होता है मौके पर खाना पीना खाकर आराम से अपने झोपड़ी के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे झोपड़ी के पास जाता उसी समय उसको चिनौटी याद आ जाता है, जो खैनी होता है, खाने के लिए मौके पर लौट पड़ता है। लेकिन जैसे इधर मौका पाती है तुरंत ही फ़ोन करके रानी बबलू को बुलाती है अपने ही कमरे में, मौके पर रिश्ता रखने लग जाती है और इधर दरवाज़ा तो खुला छोड़ देती है। लेकिन उसी समय परवीन जैसे ही अपने घर में दाखिल होता दरवाज़ा देखने के अपने घर में अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन आवाज़ होता है रानी के कान में न हो पहुँचती है। और इधर जो होता है परवीन तुरंत ही अपने घर के अंदर जब दाखिल दरवाज़ा खुला देखता है, देखने के बाद दरवाजे पर हाथ लगाता है तो अपने आप और खुल जाता है। अंदर देखता है उसकी जो अपनी पत्नी होती है और साथ में उसका जो अपना करीबी दोस्त होता है। इधर बबलू दोनों एक ही साथ हम बिस्तर हुए पड़े होते हैं और नज़ारा देखकर वहीं दंग रह जाता है। और तुरंत उसी समय बबलू तो वहाँ मुँह छिपाकर फरार हो, लेकिन अपनी पत्नी को जब पाता है तो इधर परवीन काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता, इतनी पिटाई कर देता है कि वह मौके पर बेहोश से हो जाती है। अब यह सिलसिला जो होता है इधर अब जाकर परवीन कुमार का हर दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी इधर शराब पीकर आता तब भी तुरंत ही बबलू का नाम लेकर पिटाई कर देता है। अगर थोड़ा भी भनक लगता तो अपनी पत्नी की जरूर पिटाई करता, क्योंकि वह बबलू के पास खड़ा होने की इधर जो होता है परवीन कुमार की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बबलू काफ़ी खूंखार अपराधी होता है, शरीर का भी हट्टा कट्टा होता है और इसी का सारा जो गुस्सा होता है हर दिन अब परवीन खुद अपनी पत्नी होता है और रानी के ऊपर उतारता। और रानी काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाती, इसी परेशानी के जिक्र जाकर एक दिन रानी खुद अपने ही जो प्रेमी होता है अब जाकर बबलू के सामने कर देती है, कहने लग जाती है अगर तुम हमारी ज़िंदगी को आगे देखना चाहते हो तो हमारे पति को कहीं ना कहीं ज़रूर इस रास्ते से जुदा कराओ। और कैसे ना कैसे कर यह बात सुनता है तुरंत ही बबलू कह देता ठीक है, तुम्हारे इस प्लान को हम बड़े अच्छे तरीके से अंजाम भी देते, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम ना हमारा नाम भी नहीं आएगा। यह बात सुनती कहने लग जाती कि ठीक है, अगर अंजाम दे दोगे तो हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार भी हैं। यह बात सुनता बबलू तुरंत ही हामी भर लेता। हामी थी एक बड़े ही सातित्यनुमा एक प्लान बनाता। उसी प्लान के तहत अपना दो करीबी दोस्त होता है लाखन। लाखन असल में जो कानपुर शहर पड़ता है उसी शहर का एक सिविली कस्बा लगता है, उसी कस्बे का ही रहने वाला वह मौके पर एक खूंखार अपराधी होता है। उसके पीछे भी पुलिस पड़ी होती है और पड़ी होने की वजह से कभी इधर भागता कभी उधर भागता। और तभी उसी बीच जालौन चलाता और जब जालौन चलाता है तो उरई में जाकर एक कमरा ले लेता है। और लेकिन जब वहाँ भी नहीं ठिकाना नहीं लगता तो वह जाकर डाकौर में ही कमरा ले लेता है और वहाँ पे रहना शुरू कर देता। जब रहने लग जाता उसी बीच जाकर बबलू से मुलाकात हो जाता है और दोनों के बीच दोस्ती बन जाती है। और लेकिन जो दोस्ती का जो फ़ायदा होता है इधर बबलू उठाने के लिए लाखन के पास पहुँचता। लाखन जैसी बात सुनता तुरंत ही अपने दोस्त का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। बबलू को भी लगने लगता है कि अब हमारा जो रास्ता काफ़ी आसान होने वाला है और उसी दिन से जो होता है अच्छे समय का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अब 9 जुलाई 2019 का ही अब जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में जो होता है इधर लाखन के ही पास उसका एक अपना दोस्त होता है, करीबी जो दोस्त होता है ट्रैक्टर और टाली लेकर पहुंच जाता, क्योंकि वहां जो होता है उरई में मौके पर गल्ला व्यापारी को काफ़ी जो होती है मुनाफा होता है, इसलिए ट्रैक्टर टाली लेकर वहां पर अनाज लेकर पहुंच जाते थे। लेकिन उसका दो दोस्त होता है ट्रैक्टर टाली इधर लाखन के पास छोड़ के चला जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त जो होता है बबलू पहुंच जाता है। बबलू लाखन से बात करता है, पता लगता है ट्रैक्टर टाली आया हुआ। तो लाखन उसी समय अपने दोस्त का ट्रैक्टर टाली लेता है और उसी ट्रैक्टर टाली लेता है और उसी ट्रैक्टर पे जाकर बबलू बैठ जाता है। और चलाते चलाते जहाँ पर इधर परवीन कुमार का झोपड़ी होता है उसी झोपड़ी की कुछ ही दूर पर ट्रैक्टर टाली अब लाखन खड़ा कर देता। दोनों पैदल जाते जाते झोपड़ी के जैसे करीब पहुँचते हैं तो उसी समय जो होता है एकाएक नज़र परवीन कुमार के बबलू के ऊपर पहुँचता। कहने लग जाता कि दोस्त बताइए क्या बात है, लग रहा आज तुम भी कहीं भागते भागते हमारे पास तो नहीं आए हो। लेकिन जैसे यह बात बबलू सुनता कहने लग जाता कि नहीं दोस्त, हम रास्ते से जा रहे थे, हमारे पास कुछ शराब की बोतलें पड़ी थी, हमने भी सोचा चलो तुम्हारे साथ मिलकर कहीं पार्टी किया जाए। और उसी समय जैसे यह बात परवीन सोता कहने लग जाता कि हमने भी काफ़ी दिनों से नहीं पिया है, क्योंकि हमारी पत्नी के बीच काफ़ी दिनों से मनमुटाव चल रहा है। यह बात सुनता उसी समय कह देता बबलू आज हम तुम्हारे मनमुटाव को दूर कर देंगे। और उसी झोपड़ी में जाते हैं। जाने के बाद इधर अब लाखन और बबलू दोनों पैक बनाते हैं और इसी पैक बना देते हैं जिसमें काफ़ी सारे अल्कोहल होते हैं। और इसी अल्कोहल को जो था उसी समय अब जाकर परवीन कुमार पी लेता है और जब पीता काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता है। जब बेसुध होते हुए देखते हैं तो उसी समय इधर जो होता है बबलू लाखन को इशारा करता है। लाखन जो होता तुरंत ही अब टाली के पास जाता, वहीं पर टाली में रखा हुआ एक कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेता। लेने के बाद उसी समय झोपड़ी पहुंचता है और देखता है कि मौके पर काफ़ी गहरी नींद में अवस्था में परवीन कुमार सो गया है।
और तुरंत ही उसी समय ले जाकर उसको चारपाई के नीचे लिटा देते हैं। लिटाने के बाद जो होता है इधर अब बबलू और लाखन दोनों मिलकर उसी कुल्हाड़ी से एक के बाद एक वार करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए मौत की नींद में प्रवीण कुमार सो जाता है। सोने के बाद अपने काम को बड़े ही साथी तरीके से अंजाम देने के लिए उसके डेड बॉडी को जो होता है उसी चारपाई और रजाई गद्दे सहित उठा लेते, उठाने के बाद ले जाकर उसी टाली में डंप कर देते हैं। और ट्रैक्टर टाली को जब आगे बढ़ाते हैं तो ले जाते कुछ दूर पर जो होता है लगभग 10 खेत छोड़कर वहीं पर डेड बॉडी को प्रवीण कुमार के डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद ट्रैक्टर टाली को ले जाते हैं। ले जाने के बाद कुछ दूर और जाते हैं तो जैसे ही मलिहा गांव के करीब पहुंचते हैं तो करीब पहुंचते ही वहीं पर जाकर एक कुआं होता है, कुआं देखते हैं, उसी में ले जाकर चारपाई सहित गद्दा रजाई डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद इधर मौके पर लखन अपने तो कमरे पर पहुँच जाता है, लेकिन इधर बबलू होता तुरंत रानी के पास आता, रानी को सारी सच्चाई बता। रानी सुनती बड़ी खुश हो जाते हैं, फिर उसके साथ रात भर रिश्ता रखता और सुबह का इंतजार करता। लेकिन सुबह के टाइम में ही चिल्ली गांव के लोगों को यह खबर लग जाता और जब लगता पूरी सच्चाई सबके सामने भी निकल के 24 घंटे के अंदर भी आ जाता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता, इसे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के अब इन तीनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देते। और कोर्ट में इधर रानी और साथ में लाखन और साथ में बबलू के ऊपर धारा 302, 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए तीनों को जेल के सलाखे के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके जाके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।